हेलो और नमस्कार और आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। और आज एक स्पेसिफिक और एक लैंडमार्क जजमेंट उसके बारे में बात करूँगा जो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था। और अ, ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पिटिशनर्स थे उनके नज़रिए से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें ह्यूमन राइट वायलेशन का मसला लिया गया था। और मेन इशू था कि स्टेट जो है वो कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन इस तरह के पॉलिसी मैटर के ज़रिए नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली वो जो पॉलिसी मैकेनिज़्म इवॉल्व किया गया था एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा, उस पॉलिसी मैकेनिज़्म को ही खारिज कर दिया। अब जब मैं पॉलिसी मैकेनिज़्म की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली और इस पॉलिसी मैकेनिज़्म से जुड़े ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करूँगा तो आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या था और ये कौन सा मसला है। तो मसला ऐसा है कि ये हमारी डे टू डे लाइफ से अगर हम देखते हैं तो कई तरह के न्यूज़ हमें पढ़ने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। और उस न्यूज़ के हवाले से हमें ये दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि इंसर्जेंसी जो मोमेंट्स हैं, एंटी इंसर्जेंसी जो मोमेंट्स के स्टेप्स लिए जाते हैं या कोई ऐसी व्यवस्था को एग्जीक्यूट में लाया जाता है या इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है जिसके ज़रिए से जो इंसर्जेंसी मूवमेंट्स है, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या कोई टेररिज्म या कोई एक चरमपंथी जो मसले होते हैं उसे काबू में पाने की कोशिश की जाती है। और हमारे देश में जो कई सारे स्टेट्स हैं, खास करके बॉर्डर स्टेट्स, वहाँ पे बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशंस जो है वो टाइम टू टाइम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट with all the governments, most of the governments did took the preventive measures। और कुछ मेजर्स जो है वो कामयाब हुए और कुछ ऑब्वियसली नहीं कामयाब हुए। नहीं कामयाब होने के कई सारे मसले होंगे, रीज़न्स होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के मोमेंट्स हैं, जो इंसर्जेंसी मोमेंट्स हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिशें जो है वो ईमानदारी से उन सारी गवर्नमेंटों ने की है इंडिपेंडेंस से लेके आज तक। कुछ गवर्नमेंट ने एकदम ही एग्रेसिव स्टेप्स अपनाया, कुछों ने एक सॉफ्ट स्टेप्स अपनाया। हर एक का अपना एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है हर स्टेप्स के पीछे। तो मैं कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो इस तरह के कई सारे जो मोमेंट्स है, चाहे वो असम हो, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके हों, नागालैंड, मिज़ोरम, जम्मू कश्मीर से तो हम जूझ ही रहे हैं, फिर पंजाब बॉर्डर, माओइस्ट एरिया जो रेड कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जो हाल ही में रेड कॉरिडोर को कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया। इट वाज एन मिशन and that mission was successfully implemented and executed by the present government।
तो ये जो मसला है ऐसे ही क्रिटिकल मोमेंट से जुड़ा है। और जब मैं हाल ही के गवर्नमेंट के स्टेप्स के बारे में बात करूंगा जो गवर्नमेंट ने बड़ा प्रोएक्टिव और एग्रेसिवली लिया और एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, एग्जीक्यूट की, एक डेडलाइन के तरह एक डेडलाइन दिया था कि 31 मार्च तक ये सब वाइप आउट कर दिया जाएगा, और वो कर दिया। तो ये जो जजमेंट है ये इसी मसले से जुड़ा है। अब जब नक्सलाइट एरिया की बात करते हैं तो नक्सलाइट चाहे गोंदिया हो या छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा के बॉर्डर एरिया हो, वेस्ट बंगाल हो, कई या बिहार के कई सारे रेड कॉरिडोर्स हो, वो पूरा सेंट्रल इंडिया का जो मैप है जिसे एक रेड कॉरिडोर के नाम से जाना भी जाता था, गोंदिया गढ़चिरौली से लेके छत्तीसगढ़ और आंध्रा बॉर्डर्स, फिर बाद में वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट, तो ये जो कॉरिडोर था उसे वाइप आउट कर दिया गया है एक परफेक्टली एंड मेटिकुलसली इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी के तहत इसे तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए ये पूरा रेड कॉरिडोर जो है वाइप आउट कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में ही ये मसला जो है वो अपने चरम पे था, और उस वक्त की सरकार, जो मैं अगर बात करूं तो 2004 के बाद वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, और वहाँ के लोकल भाषा एक गोंदी जो भाषा है वहाँ की, उसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है सलवा जुडुम। सलवा जुडुम अगर ये बात करें, इसका ट्रांसलेशन करें अगर हम, तो इसका मतलब होता है प्यूरिफिकेशन हंट। तो ये एक मोमेंट जो है वो पॉलिसी के तहत इम्प्लीमेंटेशन में लाने की कोशिश छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस वक्त की। और यहाँ पे हुआ ये कि एक काउंटर इंसर्जेंसी मोमेंट था, जहाँ पे सलवा जडुम कॉन्सेप्ट के तहत वहाँ जो सिविलियंस हैं उनको आर्म ट्रेनिंग देकर कैसे जो माओइस्ट है या नक्सल है, इनके खिलाफ जो काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट है इसे चलाया जाए। एक ऑपरेशनल मैकेनिज्म इवॉल्व किया स्टेट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, जहाँ पे वो जो लोकल सिविलियंस थे, जो विलेजर्स थे, उनके वहाँ के यूथ को एक तरह से ट्रेनिंग देके एक सस्टेन्ड मैकेनिज्म में उन्हें ट्रेन करके, और उन ट्रेंड सिविलियन को, अब उसके पीछे कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कोई मैकेनिज्म नहीं था, एक बेसिक कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत वगैरह नहीं थी, वो सिविलियन होना चाहिए वहाँ का, और उस सिविलियन को जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो ट्रेन करेगी, और वो जो ट्रेंड सिविलियन होंगे उन्हें नक्सलाइट मूवमेंट के अगेंस्ट एज अ काउंटर इंसर्जेंसी मैकेनिज्म के तहत यूज़ किया जाएगा। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन्होंने इसे इवॉल्व किया। ये एक तरह का जो है कि आपके जो सेंट्रल फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, और ये एक कोई सेंट्रल फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस के पार्ट नहीं रहेंगे, ये सिविलियन होंगे जिन्हें ट्रेन किया जाएगा, और उन्हें
एज अ फ्रंट यूज़ किया जाएगा टू काउंटर दिस नक्सलाइट मूवमेंट्स। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। और जिसे नाम दिया गया सलवा जुडुम, यानी कि जो एक गोंदी टर्म है, अगर उसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसे कहा जाएगा प्यूरिफिकेशन हॉन्ट। तो ये जो है मैकेनिज्म था। और ये जितने भी यूथ, कई सारे जो ट्राइबल यूथ थे वहाँ के लोकल के, ये माइनर भी थे, इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का दर्जा दिया जाएगा। एक कॉलोनियल एरा में पुलिस एक्ट 1861 जो है उसके तहत, और छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट के तहत इन्हें एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPOS का दर्जा दिया जाएगा। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इससे स्ट्रैटेजिकली एंड लॉजिस्टिकली सपोर्ट करने का फैसला किया। इनफैक्ट सपोर्ट किया। तो जो भी ऑनरेरियम मिलता है SPOs को, वो उसकी फंडिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट ने की। और सलवा जुडुम जो है एक बॉर्डर काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया इस पूरी कोशिश के तहत। अब होता यूँ है कि जो हमारे देश में कई सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो सही है गलत है इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो हैं, और वो हैं तो वो अपना काम करेंगे। तो उसी ह्यूमन राइट एक्टिविज़म के तहत एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में। नंदिनी सुंदर, ये जो नंदिनी सुंदर है, इनका क्रेडेंशियल जो है ये जानी जाती है एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पेशे से ये सोशोलॉजिस्ट है। और इस पिटीशन में जो है रामचंद्र गुहा और फॉर्मर सिविल सर्वेंट ES शर्मा, ये सब इसमें जुड़े थे। और नंदिनी सुंदर पेशे से सोशियोलॉजिस्ट है। और ये जो है ये वायर करके जो आजकल न्यूज़ पोर्टल है, उनके जो फाउंडर हैं, उनकी ये बेटर हाफ है। तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। और इस याचिका की सुनवाई में जो बेसिक आर्टिकल 1421 का हवाला दिया गया, उसके तहत उस वक्त के जो जस्टिस थे, बेंच जो थी, उसमें जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तहत वो इलेक्शन लड़ते हैं, और वो नॉमिनी होते हैं अपोजिशन पार्टी के, जो हार जाते हैं। और जस्टिस सुरेंद्र सिंह निज्जर, SS निज्जर बेसिकली पंजाब से थे। फिर उनका क्वालिफिकेशन वगैरह जो है ब्रिटेन में हुआ, फिर वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे, और फिर एक एलिवेशन मैकेनिज्म के तहत वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं। और उस वक्त जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी के साथ में ये को जज थे सुरेंद्र सिंह निज्जर, बहुत ही ब्रिलियंट जज, बाय द वे ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट जज इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। और इस 2 जज की बेंच ने जो है ऑर्डर किया कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है, वो इस सलवा जुडुम के मैकेनिज्म के तहत जो SPOs है, यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें कई सारे लोकल ट्राइबल यूथ और बहुत सारे इनमें से माइनर्स, इन्हें रिक्रूट करके इन्हें ट्रेन करके एक काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट के तहत इन्हें डिप्लॉय किया गया है। इस तरह का कोई भी जो
मोमेंट है उसे तुरंत इसे सीज किया जाए, यानी कि आप इसे तुरंत के तुरंत बंद कर दो इस पूरे मोमेंट को. The court order to immediately cease using SPOs in any counter-insurgency role against Maoist and disarm them and recall them. और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर डायरेक्ट किया यूनियन गवर्नमेंट को कि आप किसी तरह का कोई फंड ऐसे किसी भी डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं दे सकते हो. जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उनका बेसिक जो रीजनिंग था आर्टिकल 14 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे होल्ड करते हुए कहा कि आर्मिंग बेयरली लिटरेट यूथ and exposing them to lethal risk violated equal protection and the right to life, and famously invoked जो जोसेफ कोनार्ड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस टू कंडेम द स्टेट्स एब्डिक्शंस ऑफ इट्स मोनोपोली ऑन लेजिटमेट फोर्सेस. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरी पॉलिसी को आर्टिकल 14 और 21 के वायलेशन के तहत खारिज किया और डायरेक्शन दिया सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, टू इमीडिएटली सीज यूजिंग दिस एसपीओज एज अ काउंटर इंसर्जेंसी रोल अगेंस्ट माओइस्ट एंड डिसआर्म एंड रिकॉल देम, एंड आल्सो डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टॉप फ्रॉम फंडिंग इन एनी सच डिप्लॉयमेंट. सलवा जुडुम जो है बेसिकली इसे डिस्टिंग्विश किया जाना चाहिए फ्रॉम सेंट्रल पैरामिलिट्री एंड स्टेट पुलिस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इन एनी एंटी नक्सल एफर्ट. सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है वो स्पेशलाइज्ड है. कमांडो बैटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन यूनिट्स एंड स्टेट पुलिस ग्रेहाउंड्स इन आंध्र प्रदेश which are constitutionally raised, trained and accountable forces. ये सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी फोर्सेस का हवाला दिया. और the court also differs from the post 2011 successor arrangement. Chhattisgarh regularized many SPOs as a district reserve guard and a DRG and constituted auxiliary armed public forces, promoting critic to argue the state had merely rebranded the same personnel to evade the court's order. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे वायलेशन के तहत इसे डिसकंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया तो 2011 के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने इन कई एसपीओज को रेगुलराइज किया डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के पोस्ट के अंदर, और एक ऑक्सिलरी आर्म फोर्स करके एक सेपरेट फोर्स बनाई या प्रमोट किया. ये बेसिकली जो इसके क्रिटिक्स है इनका कहना था कि ये एक कैमोफ्लेज है स्टेट गवर्नमेंट का जस्ट टू एवेड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. और सलवा जडूम जो है बेसिकली फर्दर डिस्टिंग किया जा सकता है सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज. तो ये सारा जो मसला जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के तहत इसे कम्प्लीटली वायलेटिव ऑफ ह्यूमन राइट्स पाया गया और अल्टीमेटली इसे स्टॉप करने का ऑर्डर दिया, जैसे मैंने पहले ही कहा है. बाद में ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बाद जो मूवमेंट्स नहीं चलाए टू काउंटर सच इंसर्जेंसीज. लेकिन जो कई तरह के इस तरह के मूवमेंट होते हैं उसमें ऑब्वियसली एक मसला ये होना चाहिए कि आप कोई इंसर्जेंसी मूवमेंट्स को जब काउंटर करते हो ऑब्वियसली कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, बट यू शुड टेक केयर दैट द इनोसेंट ह्यूमन लाइव्स आर नॉट लॉस्ट. ये बेसिक पैरामीटर टेस्ट होना चाहिए. तो अल्टीमेटली आज की तारीख में जो है वो
ये पूरा मोमेंट जो है कम्प्लीटली वाइप आउट हो गया। और ये इस तरह के मूवमेंट को वाइप आउट करने के लिए जो मशीनरीज होती है, पुलिस मशीनरीज होती है, लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरीज होती हैं, या जो फोर्स होती है, वो वही जानते हैं कि उनको क्या एक एग्रेसिव मैकेनिज्म लेना होता है, क्योंकि उनको डिसाइड करने के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिलते हैं। वो दीज पीपल आर द पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड एंड दे नो बेटर कि किस तरह से इसे टैकल किया जाए। तो ये क्रिटिसाइज करना इजी होता है, बट जो उस वक्त जो फोर्सेस होती है, एंड ऑफ द डे वो भी तो आदमी हैं, उनके भी परिवार होते हैं, उनको भी रिस्क होता है, उनकी लाइफ का रिस्क होता है। जब वो फ्रंट पे होते हैं तो उन्हें पता होता है, वो उस रिस्क को कैरी करके आगे जाते हैं टू एलिमिनेट दिस काइंड ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो वो भी अपनी लाइफ को रिस्क करके ही जाते हैं। तो ऐसे में ये जो है क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव सा रहता है कि हम अगर कोई इस तरह का एक कोलैटरल डैमेज होता है तो हम उस एक कोलैटरल डैमेज को पकड़ के पूरे मूवमेंट को हम डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, या उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। तो ये एक जो है मसला जो है ये डिबेट में रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, लेकिन सच्चाई यही है। तो सलवा जुडूम जो है जो मसला, वो अपने आप में एक मैं उसकी मेरिट और डीमेरिट में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब स्टेट इज अगेंस्ट वॉर, अगर स्टेट इज अगेंस्ट वॉर और नेशन इज अगेंस्ट वॉर, तो ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म फोर्सेस ही फ्रंट पे रहे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो सरकारें जो है वो इस तरह का मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकती है जहाँ पे वो जो गैप है फोर्सेस की, जहाँ पे कमी पड़ती है या जहाँ पे फिल इन द गैप्स करना पड़े, तो वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं, यूथ है, उन्हें ट्रेन करके फ्रंट पे लाया जाए। कई सारे देशों में होता है ये कि जहाँ पे जब वार लाइक सिचुएशन होता है और फोर्सेस की कमी पड़ती है तो सिविलियंस को ट्रेन करके आगे लाया जाता है। तो सलवा जुडूम उसी का एक मेरे हिसाब से एक हिस्सा था, लेकिन उसे अल्टीमेटली जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। और ऑब्वियसली फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है अलग मैकेनिज्म इवॉल्व करती है और वो अपना काम को जारी रखती है। वो इस डिबेट में नहीं जाती है कि ये फैसला सही है गलत है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन ऑफ इंडिया को एक अलग मैकेनिज्म इवॉल्व करना पड़ा, जो उन्होंने इवॉल्व भी किया। और एंड रिजल्ट ये है कि जो उनका मकसद था टू एलिमिनेट दिस पीपल और सेट इंडिया फ्री फ्रॉम दीज एलिमेंट्स, वर काइंड ऑफ एन एंटी सोशल एंड एंटी नेशनल। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगले वीडियो से मैं बात करूँगा इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट जो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं। तो जितने भी मेरे पास जो लिस्ट है मैं बता दूँ, लगभग मैं आप लोगों के सामने लगभग 2 दर्जन से ऊपर ही हैं लैंडमार्क जजमेंट्स। तो कोशिश रहेगी कि उन सारे जजमेंट्स को मैं आपके सामने पेश करूं। तो मिलेंगे 2 दिन के बाद नए एपिसोड से जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लैंडमार्क जजमेंट से जुड़ा होगा। थैंक यू एंड
हैव अ नाइस डे. गुड बाय. सी यू अगेन in couple of days.